हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला BCOS 186 का जो छूट गया था मेरे पिछले वीडियो में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने पिछला वीडियो में देखा और कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं। जो मेरा जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, उसको जो है आपको देख ही लेना है, क्योंकि आप वो टॉपिक जो है हर एक सेशन में जो है रिपीट होता है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग करके रिपीट किया जाता है। तो आप जो है मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, और जो इस वीडियो में आए हैं उसका स्वागत है। हम जो है कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्रेता उपभोक्ता से किस प्रकार भिन्न है? व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, यानी पिछले सेशन में आया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग करके फिर से अगले सेशन में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? विपणन मार्केटिंग के क्षेत्र में क्रेता और उपभोक्ता दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सामान्यतः लोग इन दोनों शब्द का एक ही अर्थ समझते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अंतर होते हैं। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वाला व्यक्ति क्रेता कहलाता है, जबकि उस वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता के लिए क्रेता के व्यवहार को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे वह ग्राहकों की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझकर बिक्री बढ़ा सकता है। अब जो है किस प्रकार भिन्न है, यानी अंतर में आप देखेंगे, अगर इस तरह कॉलम वाइज करके भी आप लिखते हैं तो आपको एक तरफ क्रेता और एक तरफ उपभोक्ता और जो है आधार एक तरफ, तो मतलब कि इस तरह का कॉलम बनाना है जिसमें आप स्क्रीन में देख पाएंगे। अब पहला है अर्थ, वस्तु या सेवा खरीदने वाला व्यक्ति क्रेता कहलाता है। उपभोक्ता वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। मुख्य कार्य, खरीद का निर्णय लेना क्रेता का काम है, उपभोक्ता का काम है उत्पाद का उपभोग करना। भुगतान, स्वयं भुगतान करता है क्रेता जो है आपसे, आप भी क्रेता हैं तो आपसे सामान जो खरीद रहा है वो क्रेता आपका वो खुद भुगतान करता है, और उपभोक्ता आवश्यक नहीं कि वो भुगतान करे, यानी उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होगा, उपभोक्ता होगा, वो भुगतान करे, ये आवश्यक नहीं है। निर्णय शक्ति, खरीद का निर्णय करता है क्रेता, केवल उपयोग करता है उपभोक्ता। उदाहरण के लिए पिता अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदता है, अब बच्चा उस खिलौना का उपयोग करता है। अब उदाहरणतः देख पाएंगे, यदि कोई पिता अपने पुत्र के लिए साइकिल खरीदता है तो पिता क्रेता है क्योंकि उन्होंने साइकिल खरीदी है, जबकि पुत्र उपभोक्ता है क्योंकि वह साइकिल का उपयोग करता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति क्रेता और उपभोक्ता दोनों हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए मोबाइल खरीदता है और स्वयं उसका उपयोग करता है। व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने का महत्व। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता और ग्राहक के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसलिए ग्राहक के व्यवहार, रुचि, पसंद, आवश्यकता और खरीदारी की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। पहला जो है ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने में सहायता। क्रेता के व्यवहार का अध्ययन करने से विक्रेता यह जान सकता है कि ग्राहक क्या चाहता है और उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। इससे उचित उत्पाद प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है प्रभावी संचार स्थापित करने में सहायता। जब विक्रेता ग्राहक की सोच और अपेक्षाओं को समझता है तब वह अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखता है और ग्राहक को संतुष्ट कर सकता है। तीसरा जो है बिक्री बढ़ाने में सहायक। ग्राहक की पसंद और खरीदारी के कारणों को समझकर विक्रेता सही उत्पाद की सिफारिश कर सकता है, जिससे बिक्री बढ़ने की संभावना होती है। ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करना, यदि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराए जाए तो ग्राहक संतुष्ट होता है और भविष्य में उसी विक्रेता या कंपनी से खरीदारी करता है। दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण, क्रेता के व्यवहार को समझने से विक्रेता और ग्राहक के बीच विश्वास का संबंध विकसित होता है, जो लंबे समय तक व्यापारिक संबंध बनाए रखने में सहायक होता है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना, आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में वही विक्रेता सफल होता है जो ग्राहक की आवश्यकताओं और व्यवहार को बेहतर समझता है। इससे प्रतियोगी
प्रतियोगियों पर बढ़त मिलती है। शिकायत और आपत्तियों का समाधान, ग्राहक की मनोवृत्ति को समझकर विक्रेता उसकी शंकाओं और आपत्तियों का उचित समाधान कर सकता है, जिससे खरीदारी की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष, अतः स्पष्ट है कि क्रेता और उपभोक्ता अलग अलग अवधारणाएं हैं। क्रेता वस्तु खरीदता है जबकि उपभोक्ता उसका उपयोग करता है। व्यक्तिगत विक्रय की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता क्रेता के व्यवहार को कितनी अच्छी तरह से समझता है। क्रेता के व्यवहार का सही ज्ञान विक्रेता को ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने, बिक्री बढ़ाने तथा दीर्घकालीन ग्राहक संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, ये विक्रय रिपोर्ट से है। विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। इस विक्रय रिपोर्ट का क्वेश्चन एक आने ही वाला है, आता ही है विक्रय रिपोर्ट। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग हो सकता है, लेकिन विक्रय रिपोर्ट का टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है आपका आता है। तो विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो विक्रय किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता का मुख्य आधार होता है। विक्रय गतिविधियों की प्रगति, उपलब्धियों तथा समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए विक्रय रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट तैयार की जाती है। विक्रय रिपोर्ट प्रबंधन को यह जानकारी प्रदान करती है कि बिक्री कार्य किस प्रकार चल रहा है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है तथा भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं। विक्रय रिपोर्ट का अर्थ, विक्रय रिपोर्ट एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी निश्चित अवधि के दौरान किए गए विक्रय कार्यों, ग्राहकों से संपर्क, प्राप्त आदेशों, बिक्री की मात्रा, क्षेत्रीय प्रदर्शन, समस्याओं तथा सुझावों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह रिपोर्ट विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सौंपा जाती है। दूसरे शब्दों में विक्रय रिपोर्ट वह व्यवस्थित विवरण है जो विक्रय गतिविधियों और उनके परिणामों की जानकारी प्रबंधन को प्रदान करता है। विक्रय रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? अब जो है पॉइंट वाइज में जो है उद्देश्य को देखेंगे। विक्रय प्रदर्शन का मूल्यांकन, विक्रय रिपोर्ट के माध्यम से प्रबंधन विक्रय कर्मचारियों के कार्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दूसरा पॉइंट में देखेंगे विक्रय नियंत्रण में सहायता। यह रिपोर्ट बिक्री गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सहायता होती है। भविष्य की योजना बनाना, विक्रय रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भविष्य की विक्रय योजना और रणनीति बनाई जाती है। लक्ष्य प्राप्ति का आकलन, यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित बिक्री लक्ष्य कितनी मात्रा में प्राप्त हुई। बाजार की जानकारी प्राप्त करना, रिपोर्ट के माध्यम से ग्राहकों की पसंद, मांग, प्रतिस्पर्धाओं की गतिविधि तथा बाजार की स्थिति की जानकारी मिलती है। निर्णय लेने में सहायता, विक्रय रिपोर्ट प्रबंधन को सही और समय पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। समस्याओं की पहचान, बिक्री में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का पता लगाकर उसके समाधान की व्यवस्था की जाती है। 8वां देखेंगे तो कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विक्रय कर्मचारी को कितना कार्य किया गया। एक अच्छी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, स्पष्टता, रिपोर्ट सरल, स्पष्ट तथा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। शुद्धता, रिपोर्ट में दिए गए सभी तथ्य और आंकड़े सही एवं विश्वसनीय होने चाहिए। संक्षिप्तता, अनावश्यक विवरण से बचते हुए आवश्यक जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। पूर्णता, रिपोर्ट में बिक्री, ग्राहक, बाजार स्थिति तथा समस्याओं से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं शामिल होनी चाहिए। समयबद्धता, रिपोर्ट सही समय पर प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि प्रबंधन समय पर निर्णय ले सके। वस्तुनिष्ठता, इसमें जो है रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उसमें व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो प्रबंधन के लिए उपयोगी और निर्णय लेने में सहायक हो। तुलनात्मक, रिपोर्ट में वर्तमान तथा पूर्व के अधिक आंकड़ों की तुलना की सुविधा होनी चाहिए। निष्कर्ष में जो है देखेंगे तो अतः
विक्रय रिपोर्ट विक्रय प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल बिक्री की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करती है, बल्कि प्रबंधन को योजना निर्माण, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करती है। एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट स्पष्ट, शुद्ध, संक्षिप्त, पूर्ण तथा समय पर प्रस्तुत की जाने वाली होनी चाहिए। इसलिए किसी भी संगठन की विक्रय सफलता में विक्रय रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ तक जो है 2 क्वेश्चन देखें, और जो है 2 क्वेश्चन 10 नंबर करके जो आता है उसको भी हम देख लेंगे। तो वो जो है विक्रय बल से है। विक्रय बल से भी क्वेश्चन जो है आपका आता है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका विक्रय बल से आता है और ये रिपीट भी होता है। तो ये 10 अंक का पूछा जाता है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन रहते हैं, क और ख करके 10-10 अंक का क्वेश्चन ये रहता है। तो ये क्वेश्चन पहला देखते हैं। विक्रय बल भुगतान की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 10 अंक का क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे विक्रय बल किसी संगठन की बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विक्रय कर्मचारियों को उनके कार्य एवं प्रदर्शन के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। विक्रय बल भुगतान की विभिन्न विधियों कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा संगठन के विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। पहला जो है केवल वेतन विधि। इस विधि में विक्रय कर्मचारी को निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है, चाहे बिक्री कितनी भी हो। किसी सेल्समैन को 20,000 रुपये प्रति माह निश्चित वेतन दिया जाता है। लाभ इसका जो है आय की निश्चितता और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना। हानि जो है अधिक बिक्री के लिए विशेष प्रेरणा नहीं मिलती है। केवल कमीशन विधि। इसमें बिक्री के आधार पर निश्चित प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। उदाहरण के थ्रू जो है 1 लाख की बिक्री पर 5% कमीशन दिया जा रहा है। इससे अधिक बिक्री के लिए प्रोत्साहन मिलता है। संगठन का खर्च बिक्री से जुड़ा रहता है। आय अनिश्चित रहती है। इसका हानि जो है आय अनिश्चित रहती है। वेतन एवं कमीशन विधि। इस विधि में निश्चित वेतन के साथ बिक्री पर कमीशन भी दिया जाता है, जैसे 15,000 मासिक वेतन प्लस 3% कमीशन। लाभ इसका जो है आय की सुरक्षा और अतिरिक्त प्रोत्साहन दोनों। बोनस योजना। निश्चित लक्ष्य से अधिक बिक्री करने पर अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो है 10 लाख की बिक्री का लक्ष्य पूरा करने पर 10,000 रुपये का बोनस दिया जाता है। लाभ सहभागिता योजना। कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा दिया जाता है। वर्ष के अंत पर कंपनी के लाभ का 5% कर्मचारियों में बांटना। प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विक्रेताओं को नगद पुरस्कार, यात्रा या उपहार दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता विदेश यात्रा का पुरस्कार। निष्कर्ष। विक्रय बल भुगतान की उचित विधि कर्मचारियों को प्रेरित करती है तथा संगठन की बिक्री बढ़ाने में सहायता करती है। अधिकांश संस्थाएं वेतन एवं कमीशन की मिश्रित प्रणाली को अधिक प्रभावी मानती है। अब दूसरा देखेंगे। ख नंबर में जो है क्वेश्चन ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। विक्रय बल से क्वेश्चन रहेगा, तो क और ख दोनों में जो है आपका विक्रय बल से ही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। विक्रय बल प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों तथा प्रक्रिया की चर्चा उदाहरण सहित कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे तो विक्रय बल प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विक्रय कर्मचारी को उत्पाद, ग्राहक, बाजार तथा तकनीकों का ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता, आत्मविश्वास एवं बिक्री क्षमता में वृद्धि होती है। विक्रय बल प्रशिक्षण के विभिन्न विधियां यहाँ पर देखेंगे। व्याख्यान विधि। प्रशिक्षण द्वारा कक्षा में मौखिक रूप से जानकारी दी जाती है। उदाहरणतः नए उत्पाद की विशेषताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। भूमिका निर्वाह विधि। प्रशिक्षार्थी ग्राहक और विक्रेता की भूमिका निभाकर अभ्यास करते हैं। एक कर्मचारी ग्राहक बनता है, दूसरा विक्रेता। प्रदर्शन विधि। उत्पाद के उपयोग का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है, जैसे वाटर प्यूरिफायर की कार्यप्रणाली दिखाना। कार्य पर प्रशिक्षण। कर्मचारी वास्तविक कार्य करते हुए सीखता है। उदाहरण के थ्रू जो है यहाँ पर आपको सभी में एक एक उदाहरण आपको दिखाना है। वरिष्ठ विक्रेता के साथ बाजार भ्रमण। समूह चर्चा विधि। कर्मचारियों के विचार विमर्श पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। सभी में आपको उदाहरण लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका उदाहरण सहित 100 उदाहरण कीजिए यहाँ पर चर्चा, तो उदाहरण आपको देना है।
तो बिक्री की कमी के कारणों पर चर्चा करती है समूह चर्चा विधि में। ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे जूम या गूगल मीट के द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है। विक्रय प्रशिक्षण की प्रक्रिया, ये था विक्रय बल प्रशिक्षण की विभिन्न विधियां। अब जो है विक्रय प्रशिक्षण की प्रक्रिया। प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, यह निर्धारित किया जाता है कि कर्मचारियों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, प्रशिक्षण के लक्ष्य तय किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, प्रशिक्षण की वस्तु, विषय वस्तु, समय एवं विधि निर्धारित की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, प्रशिक्षण की विषय वस्तु, समय एवं विधि निर्धारित की जाती है। प्रशिक्षण का संचालन, चयनित विधि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। अभ्यास एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षार्थियों को सीखी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। मूल्यांकन, प्रशिक्षण के परिणामों का आकलन किया जाता है। अनुवर्ती कार्यवाही, प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। निष्कर्ष जो है, विक्रय बल प्रशिक्षण किसी भी संगठन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। उचित प्रशिक्षण से विक्रेता ग्राहक की आवश्यकताओं को बेहतर समझते हैं, बिक्री बढ़ाते हैं तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देते हैं। इसलिए प्रत्येक संस्था को नियमित एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम देख लिए। इसके बाद भी अगर मुझे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि अगला वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। और आगे आपका कौन सा एग्ज़ाम है वो भी मुझे जो है कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उसका भी वीडियो आपको ले करके आए। और मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्ज़ाम में। 100% चांस है उनसे क्वेश्चन आने के। तो चैनल पर अपलोड है, उसे भी देख लीजिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इग्नू से रिलेटेड जो है हर सब्जेक्ट की जानकारी हमारे चैनल से दी जाती है। धन्यवाद।